हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? अच्छे से हो? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया कॉलम लॉ स्केलर फॉर्म में हमने डिस्कस किया, फिर हमने यूनिट एंड डायमेंशन निकाले थे स्टूडेंट्स, अब कॉलम्स कांस्टेंट के और अब साइलेंट नॉट के। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो बच्चे ये व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्केलर फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म? तो स्केलर फॉर्म में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। ये बात मेरी याद रख लो कि जब भी हमें वेक्टर फॉर्म पूछी जाए तो ये बात हमेशा याद रखना कि वेक्टर फॉर्म के अंदर डायरेक्शन मेंशन की जाती है। ओके, स्केलर फॉर्म में मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं आपको मैग्नीट्यूड पूछा हो तो समझ जाना स्केलर फॉर्म की बात हो रही है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम सपोज करते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज का नाम है Q1, दूसरे चार्ज का नाम क्या है बच्चों? Q2 है। दोनों के बीच की दूरी आप मान लो फिलहाल R है। क्या है बच्चों? R दूरी है दोनों के बीच की, ठीक है। स्टेप नंबर वन में हम क्या करने वाले हैं? स्टेप नंबर वन में हम सपोज करते हैं हमारे पास कितने चार्जेस हैं भाई? सपोज टू चार्ज। कितने चार्ज है बच्चे? सपोज टू चार्जेस, यहाँ पर लिख देते हैं, वहाँ पर हमें काम करना है। सपोज टू चार्जेस Q1 एंड Q2। हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है। इस पॉइंट का नाम A रख लो और इस पॉइंट का नाम बच्चे B रख लेते हैं, ठीक है। तो चार्ज Q1 प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड B। हमने बच्चे दो चार्जेस ले लिए, एक का नाम रखा Q1, एक का नाम क्या रख लिया? Q2। पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे बट हमने जर्नल पॉजिटिव ही लिए हैं। हमने बच्चे दो चार्जेस ले लिए Q1 एंड Q2। अब हम वैसे सोचते हैं कि पॉजिटिव होने चाहिए बट वी डोंट नो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट दो चार्जेस हैं भाई। एक का नाम Q1, दूसरे का नाम Q2। कहाँ पर रखे? A और B पर हमने इनको बच्चे प्लेस कर दिया है। और क्या किया हमने? सेपरेट कर दिया भाई दोनों को, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। और बच्चे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फोर्स निकालते हैं Q1 की वजह से Q2 ने कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करी होगी। फिर से सुनो हमने क्या करना है, हम स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं बच्चों। अब हमें पता है Q1 ने Q2 पर फोर्स लगानी है, Q2 ने Q1 पर फोर्स लगानी है। ओके, उससे पहले बच्चे आपको दो बातें कुछ हम ना सिंबल्स देख लेते हैं जो हम कन्वेंशंस यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशन जो बच्चे यूज़ होंगे उनका मीनिंग हम जान लेते हैं, ठीक है ना। साइन कन्वेंशंस, अगर लिखा हुआ आएगा F12 और अगर लिखा हुआ आ जाए F21, इनका मीनिंग बच्चे समझना है। ये कहता है भाई इसके ऊपर फोर्स लगी और इस 2 ने फोर्स लगाई ऑन बाई। समझ लो इस बात को बच्चे। ऑन का मतलब, बाई का मतलब क्या है? ऑन का मतलब लगी, बाई का मतलब किसने लगाई? 1 ने फोर्स एक्सपीरियंस की 2 की वजह से, 2 ने फोर्स एक्सपीरियंस की 1 की वजह से। तो लिखने का ये वाला हमारे पास मेथड है, ये वाला तरीका है बच्चों लिखने का। अब हमारे पास दो साइन कन्वेंशन और हैं, समझ लो बच्चे। अगर लिखा हुआ आएगा R12 वेक्टर और अगर लिखा होगा R21 वेक्टर, बच्चे अब यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। कहीं कहीं बुक्स के अंदर अलग अलग कन्वेंशन यूज़ करते हैं, बट आई फॉलो द NCERT बुक। ओके, हम NCERT को बच्चे फॉलो करेंगे। NCERT कहती है R12 का मीनिंग ये होता है आप डिस्टेंस मेज़र करिए। कहाँ से मेज़र करिए? 2 से 1 तक, फ्रॉम 2 to 1, फ्रॉम 2 to 1। वेट बच्चे, अजान हो रही है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अजान हो गई है, हम मूव करते हैं आगे। तो हम बच्चे क्या डिस्कस कर रहे थे? कॉलम लॉ वेक्टर फॉर्म में। तो कुछ साइन कन्वेंशन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अगर कहीं ये लिखा हुआ आए तो इट मीन्स 1 के ऊपर फोर्स निकालो दूसरे चार्ज की वजह से, इसका मतलब है सेकंड चार्ज के ऊपर फोर्स लगा लो फर्स्ट चार्ज की वजह से। और बच्चे इसका मीनिंग है, ये मैं आपको एनसीईआरटी कोड कराऊं जो एनसीईआरटी का मीनिंग है। एनसीईआरटी कहती है R12 का मीनिंग क्या, आप 2 से 1 तक डिस्टेंस मेजर करो, और R21 कहता है आप 1 से 2 तक डिस्टेंस मेजर करो। तो बच्चे आपने याद रखना है, मैं आपको ये फिर लिखाता हूँ अच्छे से। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, अब आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अब ये चीज़ें जो बच्चे मैं आपको लिखाऊंगा ये आपने ज़रूर लिखनी है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ये समझना है ना, ये बातें आप आपको के काम आने वाली हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, मैंने क्या कहा था, अच्छा इन दो मीनिंग का ना, ये जो मैं बता रहा था R12 स्टेप नंबर सेकंड, ओके स्टेप नंबर सेकंड में हम क्या करने वाले हैं, R12 का मीनिंग बच्चे क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से कहाँ होगा, डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 1, एंड R21 का मीनिंग बच्चे क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम, ये बच्चे फ्रॉम मैं क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज ये वेक्टर है भाई, तो वेक्टर की डायरेक्शन बताना बहुत ज़रूरी होता है। R12 का मीनिंग और R21 का मीनिंग आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा बच्चे यहाँ पर एक बात मुझे बताओ, अगर आपने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेज़र करना है तो दो तरीके हैं हमारे पास डिस्टेंस को मेज़र करने के। एक है आप यहाँ पर स्केल के रखो और यहाँ से मेज़र हो, यहाँ पर 0 सेंटीमीटर और आगे देखो ये पॉइंट बी कितना दूर है, तो आप मार्क कर सकते हो कितना डिस्टेंस ये बनता है। अच्छा अगर बी पर 0 सेंटीमीटर स्केल रखते हो तो यहाँ पर स्केल को रख कर चेक करते हो, 0 यहाँ पर है, तो अब आप मेज़र करोगे तो मुझे बताओ डिस्टेंस में कोई फ़र्क आएगा क्या, नहीं बच्चे। अगर यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है तो बी से ए भी कितना होगा, 10 ही होगा, बट बदला क्या, हमारी डायरेक्शन है मेजरमेंट की बदलने की, पहले हमने ए को अपना सेंटर रखा फिर हमने बी को रख लिया, तो पोजीशन बदल जाती है, बट क्या नहीं बदलता, मैग्नीट्यूड। तो बच्चों सो हम क्या कहेंगे, R12 वेक्टर बराबर होगा R21 वेक्टर के, और ये बराबर होगा R के, बट इन मैग्नीट्यूड के अंदर। ये बात आपने याद रखनी है, इनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बच्चों, सेम रहने वाला है, तो ये बात आपने याद रख लेनी है। ठीक है, अच्छा और यहाँ पर बच्चे साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और वो करते क्या है भाई, किसी वेक्टर की डायरेक्शन बताते हैं। तो बच्चे जैसे हमारे पास ये वेक्टर है R12, तो इसका यूनिट वेक्टर भी क्या होगा, R12 के ऊपर क्या डाल दो, कैप डाल दो। इसका मतलब क्या है कि ये कहाँ से कहाँ होगा, यूनिट वेक्टर कहाँ से कहाँ होगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, फ्रॉम 2 to 1 डायरेक्शन ये बताएगा हमें। और ये जो वेक्टर हमारे पास सेकंड वेक्टर जो ये वाला है, ये वाला हो जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R21 कैप। तो मैं बोलूँगा ये क्या है, यूनिट वेक्टर है भाई, क्या है, यूनिट वेक्टर है, और ये भी क्या हमारे पास यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर क्या बताएगा, डायरेक्शन किसकी बताएगा, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इतना याद रखो आपके, ये यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, और इसका यूनिट वेक्टर ये वाला है बच्चों। आई होप कि आपको जो मैंने चीज़ें बताई अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। अब बचती हैं हमारे पास दो और चीज़ें, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं ये रब कर रहा हूँ, याद रखना R12 का यूनिट वेक्टर क्या होगा, R12 कैप, और R21 का यूनिट वेक्टर क्या होगा, R21 का कैप हो जाएगा बच्चे। ठीक है, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, रटा नहीं लगाना है आपको, समझ आ गई तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ, बाद में ट्रिक्स बताऊंगा याद रखने के आपको बच्चों। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, F12 का मतलब क्या होता है, तो मैंने बताया फोर्स ऑन 1 by 2। ठीक है, और F21 का मीनिंग बच्चों क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। चलो बच्चे अब हम अपना स्टेप नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जो स्टेप नंबर 3 के अगर ये अभी ना भी लिखो तब भी काम चल जाएगा बच्चों, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना स्टेप नंबर 2 जो है ये बेसिक है। ठीक है, तो अब इसको क्वेश्चन में ऐड नहीं कर सकते, अगर आप पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन देने के लिए जा रहे हो तो स्टेप नंबर 1 से डायरेक्ट स्टेप नंबर 3 भी आप आ सकते हो बच्चों। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 जो बच्चे मैंने आपको करवाया ये बेसिक है, ओके ना, बेसिक साइन कन्वेंशन जो है उसके बारे में हमने इसको स्टडी किया है। अब बच्चों स्टेप नंबर 3 हम स्टडी करने जा रहे हैं, मैं इसको रब करके बच्चे स्टार्ट करेंगे, तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं। चलिए अब हमने क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। स्टेप नंबर 3 बच्चे क्या हमारा, हम सबसे पहले क्या करते हैं स्टेप नंबर 3 के अंदर, या मैं इसी को स्टेप नंबर 2 ही मानूंगा, उसको आप स्टेप नंबर
ऐसे याद रख लें जर्नल के, वो हमारे पास स्टेप तो है बट बेसिक था, ठीक है ना, आप मत लिखो उसको पेपर में, ज़रूरी नहीं है। स्टेप नंबर सेकंड क्या है? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। आओ हम क्या करते हैं, हम Q1 के ऊपर फोर्स निकालते हैं Q2 की वजह से। तो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे हम, अभी मैंने आपको बताया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, F12 मतलब क्या, 1 के ऊपर फोर्स लगेगी किसकी वजह से, 2 की वजह से, तो ये बराबर किसके होगा, कूलम लॉ K इंटू Q1 इंटू Q2, ये तो सेम रहेगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों। अब देखो हमें जो डिस्टेंस मेजर करना है वो कहाँ से करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, हमें जो डिस्टेंस मेजर करना है, आप देखो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं फोर्स Q1 के ऊपर Q2 की वजह से, यानी इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था हम यूज़ क्या करते हैं भाई, R12। अब सिंपल याद रखो, जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर भी आपको लिखना है, इसका आपको क्या करना बच्चों, स्क्योर कर लेना है, ठीक है, R12 यूनिट का स्क्योर। और बच्चे अगर आपको वेक्टर सिंबल डालना है ना साथ में, तो आप एक काम करना, यहाँ पर इस तरीके से मॉडुलस ले लेना, इस मॉडुलस मतलब वेक्टर, अब जो यहाँ पर लिखा वही यहाँ पर लिख के ऊपर क्या डाल दो, कैप डाल दो। क्या मतलब हुआ कि ये जो यूनिट वेक्टर है ये इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है बच्चों। तो फर्स्ट फोर्स की डायरेक्शन भाई क्या होगी, देखो Q2 ने Q1 के ऊपर फोर्स लगाई, बड़े ध्यान से बच्चे समझना, 1 2 यानी कि चार्ज 1 के ऊपर फोर्स लगी और किसने लगाई, Q2 ने फोर्स लगाई। तो बच्चे इसकी डायरेक्शन जो है ये वाली हो जाएगी, मैं एरो से इसलिए बता रहा हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F12 फोर्स, ओके। और बच्चे यूनिट वेक्टर जो है हमारे पास, यूनिट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ R12 का कैप, ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। तो मान लो ये इक्वेशन नंबर कौन से बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास। चलते हैं सेकंड बात कर लेते हैं हम, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 ड्यू टू Q1। तो बच्चे इसको कैसे लिखेंगे, F21 लिखेंगे जी, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, सम कांस्टेंट K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई जो 21 यहाँ पर है वही यहाँ पर भी आ जाएगा, और इसका आपको सिक्योर करना है, साथ में R21 का क्या आ जाएगा बच्चों, कैप आ जाएगा। तो सिंपल याद रहेगा तरीका क्या है, जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा और वही यहाँ पर होना चाहिए। बच्चे अलग अलग बुक्स में ना, प्रदीप की बुक में ये कोट किया गया, अगर यहाँ पर 1 2 होगा तो यहाँ पर 2 1 होगा, अगर यहाँ पर 2 1 है तो यहाँ पर 1 2 होगा। बट मैं आपको NCERT बता रहा हूँ कि NCERT में क्या यूज़ किया हुआ है, आपने ये याद रखना है, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो बच्चे ये वाली आपकी डायरेक्शन है F21 वेक्टर की, तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, R21 यूनिट वेक्टर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई आगे मूव करते हैं, हम आगे मूव कर रहे हैं बच्चों। फिगर अच्छे से आपको बनानी है बच्चों। यहाँ पर ना आप एरो ऐसा भी बता दो, हम ऐसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं F21 और यहाँ पर लिख सकते हैं F12, ओके। ओके बच्चे आगे मूव करते हैं। बच्चे मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, मैं क्या सपोज करके चल रहा हूँ यहाँ पर कि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं। अगर Q2 ने फोर्स लगाई Q1 पर तो Q1 रिपेल होकर इस डायरेक्शन में चला जाएगा, अगर Q1 ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाई तो इस डायरेक्शन में रिपल्शन होकर चली जाएगी। लेकिन अगर कहीं आपको पूछा हो कि दोनों अपोजिट चार्जेस हैं Q1 और Q2, उस वक्त फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये एक दूसरे के टू वार्ड्स हो जाएगी डायरेक्शन, ठीक है। उस वक्त एक फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, दूसरे की इधर हो जाएगी, तो अभी दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या है बच्चों, अपोजिट है, ठीक है। अच्छा जी, नाउ R12 का जो बच्चे कैप है वो बराबर होगा माइनस R21 के कैप के बराबर। देख लो कैसे, यहाँ पर R12 और R21 की डायरेक्शन देखो बच्चे, यहाँ पर मैं ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पर देख लेना, ये है R21 वेक्टर यूनिट वेक्टर और यहाँ पर है R12
यूनिट वेक्टर दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जब कभी ऐसा हो जाए दो वेक्टर सेम हो और मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तो हम इक्वल कैसे बताते हैं, साथ में माइनस सिंबल बता के। तो ये माइनस सिंबल यहाँ पर क्या शो करता है कि ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन बच्चों क्या है, अपोजिट है। और एक बात और, R12 वेक्टर जो है बच्चे, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, R21 वेक्टर के, और ये किसके बराबर होगा, R के। तो ये चीज़ें अगेन यूज़ करो अपनी इक्वेशंस के अंदर। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम रीराइट करके कैसे लिख सकते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रीराइट, उसको हम रीराइट करते हैं तो ये यूज़ करेंगे। रीराइट करके बच्चे क्या करेंगे, देखो F12 को हम क्या लिख सकते हैं, सम कांस्टेंट K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई सिंपल R लिखूंगा भाई मैं अब, और यहाँ पर आप लिखो R12 का कैप, एंड F21 बच्चे क्या लिखा जाएगा, सम कांस्टेंट K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर, बिकॉज अभी मैंने कहा ये किसके बराबर होता है, R के। और R12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, और यहाँ पर एक्चुअल में जो आ रहा था ना, यहाँ पर भी बदल सकते हैं हम, यहाँ पर भी बदल दो आप, यहीं पर बदलते हैं, ठीक है। R12 कैप किसके बराबर है, माइनस R21 कैप के। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, R21 कैप सिंपल, एक जगह आप यूज़ कर दो एक जगह मत यूज़ करो। यहाँ पर हमने यूज़ कर दिया कि R12 वेक्टर माइनस R21 के बराबर है, तो मैंने यहाँ पर इसका यूज़ कर दिया, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और ये बच्चे कौन सी आ गई आपके पास, इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 को मैं रीराइट करने वाला हूँ, तो मैं ऊपर से रब करूँगा बच्चे, क्वेश्चन भी खत्म होने वाला है हमारा। अच्छा, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया। तो देखो इक्वेशन 3 बिकम्स क्या बन जाएगी, बड़े ध्यान से बच्चे देखते रहना। इक्वेशन 3 बिकम्स क्या बनेगी, F12 वेक्टर, दिस इज इक्वल टू माइनस है तो सब मल्टीप्लाई है बच्चे, ठीक है। तो माइनस हम यहाँ पर लिख देते हैं, सम कांस्टेंट K इंटू Q1 इंटू Q2, आगे क्या है R21 कैप, और डिवाइड बच्चे क्या है R का स्क्वायर। यही बनेगा भाई, मैंने कोई गलत तो नहीं ना किया, यही है हमारा बच्चे आंसर। अब देखो ये टर्म पूरी, इस पूरी टर्म को बड़े गौर से बच्चे देखो, और इस टर्म को भी आप बड़े गौर से देखो, क्या ये दोनों सेम नहीं है, K Q1 Q2 R21 कैप और R का स्क्वायर। तो बच्चे ये दोनों की दोनों टर्में डिटो काफ़ी सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, F12 वेक्टर बराबर होगा माइनस, और ये टर्म किसके बराबर है, F21 वेक्टर के। तो बच्चे ये है हमारे पास वो आंसर जो हम कैलकुलेट करना चाहते थे। तो इस तरीके से हमने कॉलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया। अब ये इसका मीनिंग बच्चे क्या है, ये किसको ओबे करता है, ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे कर रहा है। ये क्या कहता है, फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में क्या है बच्चों, अपोजिट। तो हम क्या कहें, कॉलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो किसको ओबे करता है बच्चे, यहाँ पर लिख रहा हूँ, कॉलम्स लॉ ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। बाकी बच्चे मैं मिटा रहा हूँ अब सारे का सारा। ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। बच्चे ये था हमारा कॉलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो मैंने बच्चे आपके सामने आपको यहाँ पर समझाया है। एक बात का आप ख्याल रखना, कभी कभी यहाँ पर वेक्टर लिखा होता है और फिर यहाँ पर क्यूब भी होगा। तो बच्चे एक फॉर्म इसकी मैं आपको बता देता हूँ, एक फॉर्म बता रहा हूँ, एनदर फॉर्म इसके आप देख लो। एनदर फॉर्म जो है इसकी वो कौन सी है, एनदर फॉर्म बच्चे क्या है, F12 को हम क्या लिख सकते हैं, F12 बड़े ध्यान से बच्चे समझना है इस बात को। F12 को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास बच्चे इससे पहले वाला फार्मूला था वो वाला देख लो आप। F12 को हम क्या लिख सकते हैं, सम कांस्टेंट K इंटू Q1 इंटू Q2, और यहाँ पर R12 का कैप था ना, यानी इक्वेशन 3 है। ये कौन सी, इक्वेशन 3 से। तो मैं यहाँ पर बच्चे क्या लिख रहा हूँ, आप एक मिनट, ये बताना ज़रूरी समझता हूँ मैं, कई बार ऐसा भी पेपर में पूछ सकते हैं। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 3, जो हमने थर्ड इक्वेशन की थी उससे बच्चे मैं बता रहा हूँ क्या थी थर्ड इक्वेशन। F12 बराबर होता है भाई सम कांस्टेंट K इंटू Q1 इंटू Q2, यहाँ पर थे बच्चे R12 का कैप डिवाइड बाई था R का स्क्वायर। बच्चे आई थिंक दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारी।
तो इससे बच्चे एक काम और करते हैं ना, हम इतना झंझट में हम नहीं पढ़ते, हम 4 वाली इक्वेशन ले लेते हैं तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा समझना। तो यहाँ पर 2 1 वेक्टर हो जाएगा। इक्वेशन 4 इज़ ऑल राइट। समझाने के लिए इक्वेशन 4 सही है बच्चे। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, कभी कभी क्या होता है, यहाँ यूनिट वेक्टर की जगह ना, यूनिट वेक्टर की जगह कभी कभी आपको वेक्टर लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो याद रखना यहाँ क्या बन जाएगा, क्यूब। ये है बच्चे दूसरी फॉर्म। सिमिलरली आपको अगर ये फॉर्म हो कौन सी, F12, तो वो क्या बन जाएगी, K Q1 Q2 R12 वेक्टर डिवाइड बाई R का क्यूब। तो बच्चे ये है हमारे पास 2 फॉर्म। ये 2 फॉर्म में मैंने क्या किया है, ये कैसे ये 2 फॉर्में बनी बच्चे, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, फिर हम लेक्चर क्लोज करते हैं। आपने देखो, हम किसी भी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, किसी भी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं जनाब। अगर बच्चे हमारे पास R वेक्टर है तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, R इंटू आर यूनिट वेक्टर, यानी वेक्टर को लिखने का तरीका होता है उसका मैग्नीट्यूड इंटू उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल बच्चे यहाँ पर मैं 2 1 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी क्या आएगा 2 1, और यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया मैग्नीट्यूड R के बराबर ही होगा, यानी ये R ही रहने वाला, ये बदलेगा नहीं। तो मुझे बताओ यहाँ से R21 किसके बराबर होगा बच्चे, R21 यूनिट वेक्टर, R21 वेक्टर डिवाइड बाई R नहीं होगा क्या, फिर देख लो कुछ, यूनिट वेक्टर R21 क्या इसके यहाँ पर R मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया। इतना काम बच्चे हमने किया। अब ज़रा सोचो, मैंने R21 यूनिट वेक्टर की जगह ये वाली चीज़ लिख दी तो हमें एक और R मिलेगा ना डिनोमिनेटर में, वो R इस R से R स्क्वायर से R मल्टीप्लाई होके क्या बन जाता है, R का क्यूब बन जाता है। इस तरीके से बच्चों हमने कॉलम लाइन वेक्टर फॉर्म इन डिटेल स्टडी किया। इतना आपको इन डिटेल नहीं को समझाएगा, तो आज हम अपना लेक्चर इतना ही रखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।